साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका पुनः स्वागत है। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों को। इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों को एक वीडियो के अंतर्गत कुछ भाग को कवर कर लिया गया है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का ये महत्वपूर्ण बीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ। आइए देखते हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं: संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार आदि शक्तियाँ प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णन है। इसके बाद है अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दोबारा यानी कि दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। इसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपात, वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी तथा तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। इसके बाद आइए देखते हैं परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे हम लोग देखें। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति जो क्रम से दिया गया है और उनके कार्यकाल भी दिए गए हैं। ये देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक क्रमानुसार, अर्थात ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। पहला 1952 से 57 तक तथा दूसरी बार 1957 से 1962 तक। दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो 1962 से 1967 तक बने। बीबी गिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन 1992 से 1997 तक। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। हमीद अंसारी 2007 से 2017 तक। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 12 तक एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 से 17 तक, अर्थात ये 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद 13 नंबर में वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक। और इसके बाद श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं, जो वर्तमान में हैं। इसके बाद आइए देखते हैं योग्यताएं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। इसके बाद पदावधि अर्थात कार्यकाल।
अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। विशेष तथ्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद आइए देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। गुलजारी नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी से 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी थी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। इसके बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने 20 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक, और ये दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम लोग देखिए यहाँ पर। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। इसके बाद संसद संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। इसके बाद है राज्यसभा। यह उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 80(1) में दिया गया है। आइए देखते हैं राज्यसभा सदस्य संख्या, विभिन्न राज्यों वहाँ के राज्यसभा सदस्यों की संख्या। आइए देखते हैं। यहाँ देखें, आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश 3, जम्मू एवं कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 है, उड़ीसा 10, पुडुचेरी 1, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 31, उत्तराखंड 3, पश्चिम बंगाल 16 तथा तेलंगाना में 7 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। आइए देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत वर्णित है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।
इसके बाद राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530+20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें से 524 राज्यों तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आइए देखते हैं लोकसभा सदस्य संख्या विभिन्न राज्यों में दिया गया है, इसे देखा जा सकता है। आइए आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ 11, गुजरात 26, गोवा 2, हिमाचल प्रदेश 4, हरियाणा 10, झारखंड 14, जम्मू एवं कश्मीर 5, केरल 20, कर्नाटक 28, मेघालय 2, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मध्य प्रदेश 29, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम में 1, तेलंगाना 17, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 7, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 2, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, लद्दाख में 1 है। तो ये था महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों की संख्या। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत एक सवाल महत्वपूर्ण होता है कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत दिया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम. अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। विशेष क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अंतर्गत अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद प्राक्कलन समिति, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दावली। शून्यकाल, शून्यकाल का क्या अर्थ है, तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, उसे शून्यकाल का समय कहा जाता है। इसके बाद विनियोग विधेयक, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें संचित निधि पर भारत व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। उच्चतम न्यायालय, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसके बाद गठन देखिए, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इसके बाद इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए पदावधि देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु
सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है। पद मुक्ति, पद से मुक्ति अर्थात सेवानिवृत्त। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में या भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में यह अधिकारिता है। इसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रशंसन शामिल है। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। 143 के अंतर्गत अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित है। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष और उससे संबंधित क्षेत्र, मुख्य पीठ। आइए देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1866 में की गई। अधिकार क्षेत्र कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। मुख्य पीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ है। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 को गठित किया गया। आंध्र प्रदेश इसका आधिकारिक क्षेत्र है और इसका मुख्य पीठ अमरावती है। इसके बाद देखिए बॉम्बे 1862। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव यह आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बॉम्बे खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। ये कलकत्ता 1862 में स्थापित है। पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार मुख्य पीठ या कोलकाता खंडपीठ, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापित है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर है मुख्य पीठ। दिल्ली 1966 में स्थापित है। अधिकार क्षेत्र दिल्ली है और मुख्य पीठ दिल्ली है। गुवाहाटी 1948। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल अधिकारी क्षेत्र है। गुवाहाटी मुख्य पीठ है। खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है। गुजरात 1960। अधिकारी क्षेत्र गुजरात, मुख्य पीठ अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश 1971। अधिकारी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मुख्य पीठ शिमला। जम्मू एवं कश्मीर 1928। अधिकारी क्षेत्र जम्मू एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, मुख्य पीठ श्रीनगर और जम्मू। झारखंड के उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया। अधिकारी क्षेत्र झारखंड, मुख्य पीठ रांची है। कर्नाटक 1884। अधिकारी क्षेत्र कर्नाटक, मुख्य पीठ बेंगलुरु, खंडपीठ धारवाड़, गुलबर्गा। केरल के उच्च न्यायालय का स्थापना 1956। अधिकारी क्षेत्र केरल एवं लक्षद्वीप, मुख्य पीठ एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश 1956। अधिकारी क्षेत्र मध्य प्रदेश, जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। मद्रास 1862। अधिकारी क्षेत्र तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, मुख्य पीठ चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। उड़ीसा 1948। अधिकारी क्षेत्र उड़ीसा, मुख्य पीठ कटक। पटना 1916। अधिकारी क्षेत्र बिहार, मुख्य पीठ पटना। पंजाब एवं हरियाणा 1966। अधिकारी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़, मुख्य पीठ चंडीगढ़। राजस्थान 1949। अधिकारी क्षेत्र राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। सिक्किम 1975। अधिकारी क्षेत्र सिक्किम, मुख्य पीठ गंगटोक। उत्तराखंड 2000 ईस्वी। उत्तराखंड है अधिकारी क्षेत्र तथा मुख्य पीठ नैनीताल है। मेघालय मार्च 2013 में स्थापित। अधिकारी क्षेत्र मेघालय, मुख्य पीठ शिलांग। मणिपुर का उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित, मार्च में किया गया है। अधिकारी क्षेत्र मणिपुर, मुख्य पीठ इम्फाल। त्रिपुरा मार्च 2013। अधिकारी क्षेत्र त्रिपुरा, मुख्य पीठ अगरतला तथा तेलंगाना 1 जनवरी 2019 में स्थापित उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधिकारी क्षेत्र तेलंगाना है। मुख्य पीठ इसका हैदराबाद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ।
अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान न्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल कर व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग राज्य की कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और आज के